अधिवास भूगोल का भूगोल की अन्य शाखाओं से संबंध। भूगोल की अंतःप्रशाखीय प्रकृति के कारण अधिवास भूगोल का भूगोल की अन्य शाखाओं से गहरा संबंध है, जो इस प्रकार है। 1. अधिवास भूगोल एवं मानव भूगोल। 2. अधिवास भूगोल एवं भौतिक भूगोल। 3. अधिवास भूगोल एवं ग्रामीण अधिवास, नगरीय अधिवास भूगोल। 4. अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल। 5. अधिवास भूगोल एवं कृषि भूगोल। 6. अधिवास भूगोल एवं परिवहन भूगोल। 7. अधिवास भूगोल एवं सैन्य भूगोल। 8. अधिवास भूगोल एवं ऐतिहासिक भूगोल। 9. अधिवास एवं सामाजिक विज्ञान। पॉइंट 1. अधिवास भूगोल एवं मानव भूगोल। प्रो रॉक्सबी 1930 ने मानव भूगोल को 4 उप विभागों नृजातीय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक में विभाजित किया था। सामाजिक भूगोल के अंतर्गत मुख्यतः जनसंख्या वितरण, ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, परिवहन, संचार आदि विषयों को सम्मिलित किया जाता है। चूंकि अधिवास एक विशिष्ट सामाजिक इकाई और सांस्कृतिक भूदृश्य का प्रमुख तत्व है, इसके अध्ययन के महत्व के बढ़ने पर अधिवास भूगोल की प्रशाखा का विकास हुआ। तत्पश्चात ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के बसाव, आकारिकी, अधिवास प्रतिरूपों एवं सामाजिक आर्थिक समस्याओं के अध्ययन पर बल दिए जाने के कारण पृथक ग्रामीण और नगरीय प्रशाखाओं का विकास हुआ। मानव भूगोल की धरा से उद्भूत होने के कारण अधिवास का मानव भूगोल के अन्य तत्वों से घनिष्ठ संबंध है तथा इसका अध्ययन पृथक तौर पर नहीं किया जा सकता है। पॉइंट 2. अधिवास भूगोल एवं भौतिक भूगोल। किसी क्षेत्र में अधिवासों की अवस्थिति, स्थिति एवं विकास पर उच्चावचन, प्राकृतिक ढाल, अपवाह प्रणाली, संरचना, मृदा विशेषताओं एवं जलवायु आदि का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है, जो भौतिक भूगोल के प्रमुख तत्व हैं। यही कारण है कि अधिवास नियोजन में भौतिक भूगोल के तत्वों का विशेष महत्व है। इससे इमारतों की नींव की सुदृढ़ता, जल निकास, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल व्यवस्था, परिवहन, संचार प्रणाली, प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण प्रबंधन आदि कार्यों में मदद मिलती है। वास्तव में अधिवासों के समग्र अध्ययन में प्राकृतिक एवं मानवीय उभय पक्षों का विवरण अत्यावश्यक है, जिसके सहयोग से ही विभिन्न अधिवासीय समस्याओं का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। पॉइंट 3. अधिवास भूगोल एवं ग्रामीण अधिवास, नगरीय अधिवास भूगोल। अधिवासों में रहने वाले लोगों की व्यावसायिक संरचना, अधिवासों की बसाव प्रक्रिया, आकारिकी, प्रतिरूपों तथा प्रकारों आदि के आधार पर अधिवासों को ग्रामीण और नगरीय 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पृथक रूप से इनके अध्ययन के महत्व के बढ़ने पर अधिवास भूगोल में इन 2 प्रशाखाओं का विकास संभव हुआ। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत ध्वस्त नगरों के पुनर्निर्माण, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, बढ़ते औद्योगिकरण और विकासशील जगत में नगरीकरण की बाढ़ के कारण नगरीय अधिवासों ने भूगोलविदों का सर्वाधिक ध्यान आकृष्ट किया, जिससे नगरीय भूगोल की स्वतंत्र शाखा का विकास हुआ, जिसका एक सुदृढ़ विधि तंत्र और विस्तृत साहित्य है। यह भौगोलिक अध्ययनों पर इतना अधिक छा चुका है कि आज अधिवास के बचे खुचे भाग ग्रामीण अधिवास को ही अधिवास भूगोल का समानार्थी माना जाता है। वास्तव में तार्किक और व्यवहारिक दृष्टि से नगरीय भूगोल एक सूक्ष्म प्रादेशिक भूगोल एवं विशद विषय है, जिसके विभिन्न तत्वों में नगरीय अधिवास मात्र एक तत्व है। इसकी समानता हेतु ग्रामीण भूगोल ऐसी शाखा का उल्लेख किया जा सकता है। पॉइंट 4. अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल। अधिवास एवं जनसंख्या सांस्कृतिक भूदृश्य के क्रमशः चेतन एवं चेतन तत्व हैं, जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और गहन रूप में एक दूसरे से संबंधित हैं। जहां एक तरफ अधिवासन प्रक्रिया, अधिवासों के वितरण, प्रतिरूप, आकार, आकारिकी एवं प्रकार आदि जनसंख्या की विशेषताओं से प्रभावित होते हैं, वहीं दूसरी ओर अधिवास सभी प्रकार की जनगणना, परिगणन और नियोजन के आधार हैं। इसी प्रकार अधिवासों की नियोजन नीति इनमें निवास करने वाले मानव समूहों के अनुसार ही निर्धारित की जाती है। दोनों के बीच इस प्रगाढ़ संबंध के ही कारण उभय अभिकेंद्री और अपकेंद्री शक्तियां इनको समान रूप से प्रभावित करती हैं। पॉइंट 5. अधिवास भूगोल एवं कृषि भूगोल। कृषि भूमि उपयोग का अधिवास प्रतिरूप पर स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। यही कारण है कि भूमि उपयोग परिवर्तन से अधिवासों का वितरण एवं संरचना स्वतः प्रभावित हो जाती है। इसी प्रकार अधिवासों के घनत्व, वितरण तथा प्रकार्यात्मक आकारिकी का भूमि उपयोग के प्रकार और गहनता पर प्रभाव पड़ता है।
इन दोनों ही प्रशाखाओं के उपागमों में बहुत कुछ साम्यता पाई जाती है तथा दोनों का ही विकास एक क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक अध्ययन की शाखाओं के रूप में हुआ है। उदाहरणार्थ, कृषि भूगोल के पण्य उपागम की तुलना पृथक अधिवासों के अध्ययन तथा फसल संगता प्रदेशों की तुलना नगर प्रदेश संबंधों से दी जा सकती है। पॉइंट 6, अधिवास भूगोल एवं परिवहन भूगोल। अधिवास परिवहन मार्गों के मिलन बिंदुओं पर बनने वाले गांठ हैं। यही कारण है कि परिवहन मार्गों के घनत्व, अभिगम्यता, यातायात प्रवाह तथा परिवहन प्रौद्योगिकी में विकास आदि का अधिवासों के वितरण प्रतिरूप पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। भारत में रेल परिवहन के विकास से जहां एक ओर नदी पत्तनों का ह्रास हुआ, वहीं रेल मार्गों के सहारे अनेकों नए नगरों का आविर्भाव हुआ। इसी प्रकार कतिपय पुराने बसे नए क्षेत्रों में सड़क आदि परिवहन मार्गों से गांवों एवं छोटे नगरों को जोड़कर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। महानगर परिवहन व्यवस्था में सुधार हेतु स्वयं प्रेरित करते हैं। पॉइंट 7, अधिवास भूगोल एवं सैन्य भूगोल। अधिवास उच्चावचन और भौतिक स्थल रूपों की ही भांति सैन्य विज्ञान में सामरिक महत्व के तत्व माने जाते हैं। यही कारण है कि रणनीति की योजना बनाने के समय इनके आकार, वितरण प्रतिरूप आदि का विशेष ध्यान दिया जाता है। किसी भी सैनिक कार्यवाही में अधिवास प्रमुख लक्ष्य होते हैं तथा युद्धकाल में इनको पर्याप्त क्षति भी होती है। बड़ी सैनिक कार्यवाही के बाद किसी क्षेत्र के नए सिरे से बसाने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। आज के युद्ध में परिवहन, संचार प्रणाली और आर्थिक तंत्र को क्षत विक्षत कर देना युद्ध का मुख्य उद्देश्य होता है। पॉइंट 8, अधिवास भूगोल एवं ऐतिहासिक भूगोल। अधिवास भूगोल एवं ऐतिहासिक भूगोल दोनों ही अपनी अध्ययन विधि में जननिक उपागम का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार किसी क्षेत्र के बसाव की प्रक्रिया, अधिवासों की उत्पत्ति तथा उनकी आकारिकी आदि की व्याख्या इतिहास के बिना भली भांति नहीं की जा सकती है। यही कारण है कि अधिवास भूगोल में स्थान नाम अध्ययनों, अधिवास पुरातत्व, दूर संवेदी तकनीकों की उपयोगिता बढ़ रही है। इसी प्रकार ऐतिहासिक अध्ययनों में अधिवास का भी विशिष्ट योगदान होता है। पुरातत्वीय उत्खनन में मानव बसाव के क्षेत्रों का विशेष महत्व है और इतिहास को अधिवासों से पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर अतीत की पुनर्रचना की जा सकती है तथा ऐतिहासिक तथ्यों की व्याख्या भी की जा सकती है। पॉइंट 9, अधिवास एवं सामाजिक विज्ञान। अधिवास केवल मानव पर्यावरण संबंधों की सरल अभिव्यक्ति ही नहीं है, बल्कि उनके संश्लिष्ट वितरण प्रतिरूप और आकारिकी में मानव मानव संबंधों की जटिल भूमिका है, जिनके स्पष्टीकरण में आर्थिक एवं सामाजिक कारक प्राकृतिक कारकों की तुलना में अधिक सक्रिय एवं व्यवहारिक हैं। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र में अधिवासों की अवस्थिति एवं उनके अंतरण पर आर्थिक कारकों का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार गांवों एवं नगरों की आकारिकी पर सामाजिक आर्थिक कारकों का प्रभाव परिलक्षित होता है। यही कारण है कि सामाजिक